बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान कहते हैं कि उन पर 180 से ज़्यादा मुकदमात बन गए हैं। कभी उनको एक अदालत में जाना पड़ता है, कभी दूसरी में जाना पड़ता है, कभी उनको इस अदालत से ज़मानत लेनी पड़ती है, कभी उनको अबूरी ज़मानत मिलती है, कभी राहदारी की ज़मानत मिलती है। इमरान खान मुवाज़ना कर रहे थे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का बरतानिया के अदालती निज़ाम थे। इमरान खान ने इस हवाले से एक वाक़या भी बताया। वो कह रहे थे कि किस तरह उन पर बरतानिया की अदालत में एक मुकदमा बना, ज्यूरी बैठी और ज्यूरी ने, जबकि इनको उम्मीद नहीं थी कि इनके हक़ में फ़ैसला आ सकता है, जज भी थोड़े से मुतअस्सिब नज़र आ रहे थे और ज्यूरी के लोग भी इस हवाले से अपने बहुत बड़े खिलाड़ी की मदद करते हुए नज़र आ रहे थे। ये इमरान खान का तजिया था कि इयान बोथम और एलन लैम ने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक केस किया था। उस केस में एक ज्यूरी बनी थी जिसमें 12 लोग थे। ज्यूरी ने बिल आखिर फ़ैसला ये किया कि इमरान खान के मुकाबले में उनको मुजरम करार दे दिया, दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद कर दिया, दोनों को भारी जुर्माना आयद कर दिया। केस क्या था? आपके ज़हन में भी आता होगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वो खिलाड़ी किस तरह से अदालत में चले गए। इस पर एक तफसीली वीलाग अलग से भी किया जाएगा, लेकिन उसका थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ कैसे केस बना था। वर्ल्ड कप आपको याद होगा, इमरान खान की सरबराही में इमरान खान कैप्टन थे। पाकिस्तान ने बरतानिया से वर्ल्ड कप जीता था। इयान बोथम जो इंग्लैंड के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, ऑलराउंडर थे, उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान ने ये मैच बॉल टेम्परिंग करके जीता है। उनकी तरफ से कहा गया कि वसीम अकरम ने 2 गेंदों पर एलन लैम को और क्रिस लुइस को आउट किया है और वसीम अकरम की तरफ से बॉल को टेम्पर किया गया था। अगर टेम्पर ना किया जाता तो बरतानिया ये मैच जीत जाता, पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन ना होता बल्कि इंग्लैंड वर्ल्ड चैम्पियन होता। उसके कुछ अरसे के बाद इमरान खान की एक तहरीर सामने आती है जिसमें वो कहते हैं कि काउंटी के एक मैच के दौरान उन्होंने बॉल को टेम्पर किया था। बोतल के ढक्कन से, कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन से उन्होंने बॉल की थोड़ी सी शक्ल बिगाड़ी थी। तो वो मैच काउंटी इमरान खान कहते हैं कि इस गेंद की वजह से जीत गए थे। इस चीज़ को लेकर इयान बोथम और इंग्लैंड के खिलाड़ी एलन लैम की तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा कर दिया गया। ना सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ बल्कि पाकिस्तानी टीम के ख़िलाफ़ ये कहा जाने लगा कि ये धोखेबाज हैं, ये गेंद को टेम्पर करके मैच जीतते हैं, ये क्रिकेट में इस तरह करते हैं, उस तरह करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान को जितना भी मुमकिन था उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। इमरान खान इंडिया टुडे को उन्हीं दिनों एक इंटरव्यू देते हैं जिसके दौरान इमरान खान ने कहा कि ये दोनों खिलाड़ी कम पढ़े लिखे हैं और ये गलत बयानी करते हैं। इस तरह की इमरान खान ने बात की। तो इस चीज़ को लेकर एलन लैम और इयान बोथम अदालत में चले गए। ज्यूरी 12 रुकनी थी, इनमें से 2 ने बरतानवी खिलाड़ियों के हक़ में फ़ैसला किया, जबकि 10 ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला करते हुए उनको भारी जुर्माना सुना दिया। ये था वो केस जो इमरान खान की तरफ से बरतानवी खिलाड़ियों से जीता गया था। आज़म चौधरी लाहौर प्रेस क्लब के इस साल के लिए सदर हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ के गवर्नर हाउस में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल किया। सवाल क्या था? उन्होंने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब से ये पूछा कि जनाब, आपके दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। सहाफ़ियों का किस तरीके से अरसा हयाता किया जा रहा है, इस पर ज़रा गौर कीजिए। मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी वहाँ पे बैठी हुई थी। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है, आज़म चौधरी को बता दिया जाता है कि आज आप उस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे जिसका आप रूटीन के मुताबिक हिस्सा होते हैं। तो इस पर मीडिया में ये सिलसिला शुरू हो गया कि आज़म चौधरी को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया है, इंतकामी कार्रवाई की गई है। उन्होंने शहबाज शरीफ से मीडिया के हवाले से सवाल पूछ लिया था। तो इस पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से कहा गया, आज़म चौधरी PTV के मुलाजिम नहीं थे, ना उनका कोई PTV के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। वो वैसे ही आ जाते थे जैसे दूसरे लोग आते हैं, जैसे PTV वाले किसी मुज़ाकरे में किसी को बुला लेते हैं। ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से कहा गया और ये जो कुछ उनकी तरफ से कहा गया ये सारे का सारा गलत साबित हुआ। इसको हम ये तो नहीं कहते कि झूठ का पलंदा साबित हुआ, वैसे उसमें कोई कसर भी रह नहीं गई थी, क्योंकि आज़म चौधरी की तरफ से बैरिस्टर एहतिशाम के प्रोग्राम में बताया गया जो कुछ भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से कहा गया था, एक एक बात की तरदीद कर दी गई। एक तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा था, मेरी इजाज़त से ही आज़म चौधरी ने सवाल किया, अगर
हमने इतनी ही इंतकामी कार्रवाई उनके खिलाफ करनी होती, वो पहले प्रोग्राम कर रहे थे, हमें पता है वो किस तरह की बातें करते हैं, मैं फिर उनको इजाज़त ना देती। आज़म चौधरी ने बैरिस्टर एहतशाम से गुफ्तगू में बताया कि मुझे सवाल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। मैं जब खड़ा हो गया तो फिर शहबाज शरीफ को मेरा सवाल सुनना पड़ा, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे इस मामले में इरशाद आरफ साहब गवाह हैं, वो बिल्कुल मेरे साथ बैठे हुए थे। बैरिस्टर एहतशाम ने इरशाद आरफ साहब से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल जो आज़म चौधरी कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और इसी मौके पर आज़म चौधरी ने वो कॉन्ट्रैक्ट भी दिखा दिया और ये भी बताया कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप जितने भी प्रोग्राम किया करेंगे हर प्रोग्राम का आपको 18,000 रुपया मिला करेगा। ये आज़म चौधरी साहब की तरफ से टीवी पर बैठकर बताया गया, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वो दिखाया भी वहाँ पे, जिसको मरियम औरंगज़ेब साहब कहती थी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये इसी तरह से आ रहे हैं जिस तरह से दूसरे लोगों को बुलाया जा रहा है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा को आखिरकार इतनी गलत बयानी करने की ज़रूरत ही क्या थी, जिसका भांडा अगले लम्हे फूट जाना था। इस वीलॉग से पहले मैंने भी आज़म चौधरी साहब के साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल बंद जा रहा था। वैसे मेरा ख्याल है कि मज़ीद बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया, और इरशाद आरफ साहब से भी मेरा ख्याल है कि बात करने के लिए सिर्फ ज़रूरत नहीं है, कि उन्होंने भी जो कुछ कहना था, जो कुछ वहाँ पे हुआ था, जो कुछ उन्होंने देखा था, जो सुना था, वो उन्होंने बता दिया। आज़म चौधरी साहब से मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था, अगर उनसे बात हो जाती कि अब उन पर कितना प्रेशर है, उन्होंने जिस तरह से बैरिस्टर एहतशाम के प्रोग्राम में बात की है, तो क्या उन पर दबाव डाला जा रहा है कि इसकी तरदीद कर दें, इससे आप पीछे हट जाएं। लेकिन आज़म चौधरी साहब का नंबर बंद था, और मजीद साजिद साहब आज़म चौधरी साहब के साथ वो सेक्रेटरी प्रेस क्लब हैं, उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की, उनका भी फ़ोन अटेंड नहीं। उनसे भी ये पूछना था कि आज़म चौधरी पर कितना दबाव है इस हुकूमत की तरफ से, जो सहाफ़ियों को उठा लेती है, खा जाती है, निगल लेती है, उनकी नौकरियां ख़त्म कर देती है, उनको जेलों में डाल देती है, उन पर तशद्दुद किया जाता है। मजीद साजिद साहब से भी बात नहीं हो सकी, तो इस पर भी हम कोशिश करेंगे एक अलग से वीलॉग बना लिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कमेटी में इसराइल ने एक मुतालबा किया है, पाकिस्तान के हवाले से मुतालबा है। कहा गया है कि पाकिस्तान में जारी क्रैक डाउन रोका जाए, और ये देखें कि किस हुकूमत की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है, जो ख़ुद इंसानी हकूक़ का किस तरीके से कत्लेआम करती है, उनकी तरफ से ये मुतालबा सामने आता है। और इस पर फिर पाकिस्तान में जो रद्द अमल आया मैं आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है कि इमरान खान जिस तरह से इसराइल पर तनकीद करते हैं, इंसानियत का दुश्मन करार देते हैं, इमरान खान की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए ये बयान जारी किया गया हो, ये मुतालबा किया गया हो। तो इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक हलचल सी मच गई है। ख़ुसूसी तौर पर हुकूमती हल्के कह रहे हैं कि इमरान खान ये देख लें कि किस तरह से इसराइल का एजेंट है, और इसराइल ने इमरान खान की हमायत में ये बयान जारी किया है। मैं आपके सामने इस हवाले से चंद एक बयानात रखता हूँ। सबसे पहले तो वज़ारत ख़ारजा की तरफ से इसकी मज़म्मत की गई, और इसके साथ हुकूमत की तरफ से कहा गया कि इमरान खान के ताने बाने भारत और इसराइल से मिलते हैं। दफ्तर ख़ारजा ने कहा था कि इसराइल को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई हक़ नहीं है। इसराइली नुमाइंदे का बयान मुस्तरद करते हैं, फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाने वाले इसराइल की इंसानी हकूक़ पर पाकिस्तान को नसीहत की ज़रूरत नहीं। मेरा ख्याल है कि वज़ारत ख़ारजा की तरफ से यही बयान दिया जाना चाहिए था, और फिर शेरी रहमान की तरफ से इशारे इमरान खान की तरफ किए गए कि ये देखें कि किस तरीके से भारत और इसराइल इमरान खान के हक़ में, हम इमरान खान के हक़ में, इमरान खान की हमायत में खड़े हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी कुछ ऐसा ही कहा गया। मौलाना फजल रहमान को तो ऐसा मौका मिलना चाहिए, उन्होंने तो इमरान खान के ख़िलाफ़ यहूदी एजेंट वो एक मुहिम चला रखी थी। तो हुकूमती हलकों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान अपनी लॉबिंग के लिए इसराइल को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर इमरान खान ने लॉबिंग की है तो इमरान खान की तरफ से लॉबिंग कौन कर रहा होगा? क्या इमरान खान का अमेरिका में बैठा हुआ एजेंट शहबाज गिल वो लॉबिंग कर रहा है, या फिर लॉबिंग हुसैन हक्कानी कर रहे हैं? आप देख लें कि जैसे ही इसराइल के मंदूब की तरफ से ये बयान सामने आता है, इमरान खान की पाकिस्तान में किरदार कुशी शुरू हो जाती है। तो ये काम किसने करवाया होगा? क्या इमरान खान की तरफ से लॉबिंग की गई होगी, या फिर हुसैन हक्कानी की तरफ से ये लॉबिंग की गई होगी कि इमरान खान को किस तरह से मज़ीद पाकिस्तान के अंदर
بدنام کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کرنے سے حقائق بالکل ہی نہیں بدل سکتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ان کو ایک اور دلیل مل گئی ہوگی، لیکن جو کہتے ہیں کہ عمران خان ایماندار ہے، دیانتدار ہے، وہ اسرائیل کو اسی طرح سے دیکھتا ہے جس طرح سے قائد اعظم دیکھتے تھے، ان کی سوچ میں بھی سرے منہ فرق نہیں آیا۔ پاکستانی میڈیا میں یہ خبریں اب پھر نشر و شائع ہو رہی ہیں کہ بھارت نے پانی چھوڑ دیا ہے، پاکستان میں پہلے ہی سیلاب کی کیفیت ہے جس میں مزید اضافہ ہو جائے گا، تو بھارت پاکستان کی طرف پانی چھوڑ دیتا ہے۔ بھارت پاکستان کا دوست نہیں ہے، پاکستان کا دشمن ہے۔ بھارت کے ساتھ ہماری کتنی جنگیں ہو چکی ہیں، بھارت کے لیے پاکستان ناقابل برداشت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر دفعہ جب بھی بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جب بھی سیلاب کی کیفیت ہوتی ہے، بھارت پاکستان کی طرف پانی چھوڑ دیتا ہے، تو اس میں آپ بھارت کو مورز الزام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ دشمن نے تو وہ کرنا ہے جو آپ کو جتنا زیادہ نقصان پہنچا سکے پہنچا دے، تو آپ نے حفاظتی انتظامات کرنے ہیں۔ جب جنگ ہوتی ہے تو آپ کہیں کہ دشمن نے ہمارے اوپر ٹینک چڑھا دیے ہیں، دشمن نے ہمارے اوپر توپوں کے گولے برسا دیے ہیں، دشمن ہمارے اوپر بمباری کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے۔ جب پاکستان میں سیلابی صورتحال ہوتی ہے تو بھارت نے تو آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ جیسے جنگ میں آپ مقابلہ کرنے کے لیے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی پوری تیاری کرتے ہیں، ایسے ہی آپ سیلاب کو بھی دیکھیں کہ ہر سال بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو بھارت پاکستان کو ڈبونا چاہتا ہے، اور جب بھارت کے بس میں ہوتا ہے تو پاکستان کو خشک سالی سے دو چار کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے سارے انتظامات خود کرنے ہیں۔ بھارت پاکستان کی طرف پانی چھوڑے تو آپ کو پہلے سے اس کو سنبھالنے کی تیاریاں کر لینی چاہیے۔ آپ کے دریا ہیں، کتنے دریا ہیں، بڑے بڑے دریا ہیں، وہ ہمیشہ وہ عمومی طور پر خشک رہتے ہیں، ان کے کنارے بنا دیے جائیں، پختہ کنارے بنا دیے جائیں، جیسے کہ کئی ممالک میں ایسا ہو چکا ہے۔ اور جب آپ کے پاس پانی کی بہتات ہو اور جب آپ کے پاس پانی کی قلت ہو، دونوں صورتوں میں آپ کے دریا آپ کے کام آئیں، بجائے اس کے کہ ہم دشمن پر یہ الزام لگائیں کہ اس نے ہمارے اوپر بم پھینک دیے ہیں، اس نے گولہ باری کر دی ہے، اس نے پانی چھوڑ دیا ہے۔ اپنے حفاظتی انتظامات کر کے رکھیں، اپنے دریاؤں کو پختہ کریں تاکہ زیادہ آنے والا پانی سنبھالا جا سکے اور پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہ ہو۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔